हेलो डियर, आपका वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर 2024 को। 2024 वाले सीएचएसएल टीयर 2 में एक ही शिफ्ट हुई है, आप लोगों को पता होगा, इस दिन हुई है। उसके मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो वैसे तो मैं थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन लेट करा रहा हूँ ये है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन एनालाइज कर लिए होंगे। बट फिर भी जो स्टूडेंट मेरा टेक चाहते हैं कि भाई कैसी शिफ्ट है, कैसे टैकल करना चाहिए था, किस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए था, तो 2 तरह के बच्चे होंगे। जिन्होंने पेपर को अटैम्प्ट कर लिया है पहले ही, तो वो क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट किया था, जो उनकी अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी थी, वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो 2x पर इस वीडियो को देख सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन था, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैंने ऐसे किया। बिकॉज होता क्या है कि आप लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड में हो रहा है, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते। एग्ज़ाम में जो हम अप्रोच लगा सकते थे, जो हमें लगानी चाहिए थी, जिसके भरोसे पर हम एग्ज़ाम में जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके जी। क्योंकि एग्ज़ाम में हम ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस का दी बेस्ट अप्रोच फॉलो कर पाते हैं, बाकी जो है सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, ये मेथड आप फॉलो करते हो। ठीक है, और वो बिल्कुल नेचुरल है, सभी ऐसे ही करेंगे। तो पहले बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया, तो 2x पर आप वीडियो को देख सकते हो। जिन लोगों ने इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया है, लाइक उन्होंने पेपर दिया भी नहीं और बाद में जो शिफ्ट आई वो भी उन्होंने अटेम्प्ट नहीं की एज ए मॉक, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए बहुत काम की हो गई ये वीडियो। वो एज ए वीडियो मॉक इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी मेरे साथ। एज ए वीडियो मॉक यानी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप पॉज करो, हैं, आप डिसाइड करो कि मैं इस क्वेश्चन को अभी करूंगा या बाद में करूंगा, ये स्किप करने वाला है नहीं वाला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो, मेरा डिसीजन देखो, फिर देखो आपने ठीक डिसीजन लिया नहीं लिया, और आप उसे सोल्व करो। ठीक है, तो अपने ऊपर टाइम का बर्डन नहीं लेना कि मैं कम टाइम में सोल्व करूँ, ज़्यादा में सोल्व करूँ। नॉर्मली शांति से करो, जितने टाइम में होने का क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे, आपने अच्छी तैयारी की है तो। और इस शिफ्ट का जो लेवल है वो ईजी माना जाएगा, ईजी की तरफ ये शिफ्ट है। ठीक है भाई, लेकिन ये नहीं है कि आप 20 मिनट में कर दोगे। और इजी शिफ्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक भी क्वेश्चन शिफ्ट नहीं करोगे राउंड 1 में। इस क्वेश्चन में डाउट है, जो आपको लग रहा है लेंदी होगा, उसको हम स्किप करके बाद में कर लेंगे। क्लियर है? इजी शिफ्ट का मतलब होता है कि ओवरऑल हम बढ़िया परफॉर्म कर लेंगे। मुश्किल शिफ्ट का क्या मतलब है कि ओवरऑल उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, चीज़ें लेंदी हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ रहे हैं। तो आगे बढ़ जाऊँ बिना ज़्यादा टाइम लिए। और आगे बढ़ने से पहले ये 2 वीडियोज़ हैं, किसी बच्चे को अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सुधारनी है, और क्या बोलते हैं कि हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए अटेम्प्ट करने के बाद। आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये 2 वीडियोज़ हैं, ये देख लो अभी आप। ये आपको यूट्यूब पर मिलेंगी इन नाम से, तो ये आप देख लेना। ठीक है भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। तो पेन नोटबुक लेकर बैठो, नहीं तो फ़ायदा नहीं होएगा। ठीक है, और एक एक करके। क्या हो गया भाई? ऐसे बोलते हैं लोग कि एआई आ गई तो लोगों को कब्जे में कर लेगी। मेरा ये बिना एआई वाला ही कब्जे में करके बैठा है ये इंस्ट्रूमेंट। हाँ, अब काम कर रहा है। तो पेन नोटबुक लेकर बैठो। ठीक है, करते हैं शुरू। फाइंड दी वैल्यू, तो जैसे हम एग्जाम में देखेंगे तो तब हम कैसे चीज़ों को टैकल करेंगे। तो नंबर 1 मैंने क्या बता रखा है, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री और एल्जेब्रा कर रहे हो एग्जाम में, आपको अगर कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा है कि किसी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन पहचान में आ रहा है, आपको रास्ता दिख रहा है, तो आप उसको करने लग जाओ। रास्ता बहुत लेंदी है या रास्ता दिख नहीं रहा, तो क्या करो, वैल्यू पुटिंग आपके दिमाग में एज ए सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। किस किस के अंदर? एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू पुटिंग हमेशा एज एन ऑप्शन बी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या पता देखते ही आपको पता लग रहा है ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, इनको तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे, देखोगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 ये हो जाएगा जी अपना टेन स्क्वायर थीटा। तो 3 टेन स्क्वायर ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1
जो कि हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ कोट स्क्वायर, प्लस में 4 इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए जो कि होगा 1। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये भी कट के 1 हो जाएंगे, 3 + 4 7। ठीक है, दैट्स इट, खत्म बात। अगर आपको ये दिख रहा है हम इस तरीके से कर लेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा कि भाई इतने सारे फंक्शन है कैसे करेंगे, तो सेकंड चीज़ मैंने क्या बोला इन चैप्टर के अंदर, वैल्यू पुटिंग। आप सबसे पहले हम 0 और 90 पुट करते हैं, बट 0 और 90 आपके दिमाग में ना आए तो सेकंड ऑप्शन 0 और 90 आपके दिमाग में नहीं आए, नहीं 0 और 90 अगर क्वेश्चन अलाउ नहीं करे, क्योंकि इसके अंदर सारे फंक्शन है, कोट है, कोसिकेंट है, सीकेंट है, तो क्या पता कौन सा नोट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो हम 45 पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे, वो भी हमें वो देगा सी। तो राउंड 1 में ही इजीली इनमें से किसी मेथड में हम ये कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ उस अप्रोच से जा रहे हैं, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप चीज़ें सीखेंगे, जा रहे हैं तो ये हो जाएगा हाँ मैंने भी ऐसे ही किया, ठीक है, क्लियर है भाई। तो हमेशा आपको वही चीज़ बताऊंगा जो प्रैक्टिकली अपनी अप्लाई होएगी, उस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आए पॉज करो, क्वेश्चन को समझो, करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं एक फिक्स पेस पर चलूंगा ताकि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, एफिशिएंट रहें चीज़ें, तो पॉज करके पढ़ो क्वेश्चन को। द वेट ऑफ 7 कजन्स इन ए फैमिली आर दिस, फाइंड द मीडियन वेट। मीडियन वेट का मतलब होता है भाई साहब कि सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दूं और बीच वाला। तो जैसे ही ये मेरे सामने क्वेश्चन आएगा मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनको एज इट इज़ लिख दूंगा। मैं इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, मैं नहीं सोचना चाह रहा, मैं एक फुल प्रूफ मेथड चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैंने अपनी नोटबुक पर लिख लिया, अब मैं देखूंगा सबसे छोटा क्या है इनके अंदर, 54। तो मैं काट के फर्स्ट पोजीशन, 54 के बाद सेकंड पोजीशन, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवन्थ पोजीशन। तो इससे एक तो मेरी गिनती हो गई कि टोटल 7 नंबर है, वेरीफाई हो गए 7 के 7 हैं, और 7 नंबर हैं तो मेरे भाई जो फोर्थ नंबर है वो हमें पता है फोर्थ पोजीशन पर 60 आया है, तो अपना उत्तर हो गया जी ऑप्शन। एग्जाम में हम ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है। देखने को मैं मेंटली बोल सकता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये है, बट खामखा सिली मिस्टेक हो जाएगी, ऐसे कर लो, बहुत बढ़िया बात है। सिली मिस्टेक हमने नहीं करनी। जो पेपर में नहीं बैठता, मैं ये नहीं बोल रहा मेंटली नहीं हो सकता, बिना लिखे ऑफ कोर्स हो सकता है, बट जो बंदा पेपर में नहीं बैठता उसको सब कुछ आसान लगता है घर पे बैठ के। हम जो पेपर दे रहा है ना उसके दिल में ये है कि यार कहीं गलती हो गई तो एक इजी क्वेश्चन मुझे नेगेटिव मार्किंग दे जाएगा, मैं पीछे हो जाऊंगा। तो हम रिस्क नहीं ले सकते कि हर एक चीज़ को हवा में उड़ाते चलें। सिली मिस्टेक को भी अवॉइड करना है तो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो देखो, इफ ए मैंस एज इज 4 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन एंड आफ्टर 6 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, देन व्हाट इज द मैंस प्रेजेंट एज। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि मैं रेशियो वाले मेथड से कर लूँगा या मैं इक्वेशन बना के कर लूँगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगी, कर ही लूँगा, सिंपल सिचुएशन है तो कर लो, अदरवाइज मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। मैं आपको बता देता हूँ, एक मैन है और उसके 3 बेटों की एज का सम है, तो 3 बेटों की एज का सम है। ठीक है, ए मैंस एज इज 4 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। तो इनके सम का 4 गुना, अगर इनका सम 1 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है। रेशियो बताया उसने, जनरली 2 बंदों का रेशियो बताता है, लेकिन यहाँ पर 3 बच्चों की एज का सम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 साल के बाद उसकी उम्र डबल है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। तो अगर तो अब की बार फिर से रेशियो बता दिया, 1:2 है। तो पहले 2 चीज़ों के बीच में कुछ रेशियो था, बाद में कुछ और रेशियो हो गया, तो उन दोनों चीज़ों के बीच में कुछ चेंज आया है। क्या चेंज आया है, देखो 6 साल बाद की सिचुएशन है तो आदमी की उम्र तो 6 बढ़ गई होगी, तो इस वैल्यू में चेंज आया है कि भाई ये 6 बढ़ गई, और इस वैल्यू के अंदर उसके 3 बेटे हैं, मान लो ए बी सी हैं, यहाँ पर भी तीनों का सम है, यहाँ पर भी तीनों का सम है, इसकी उम्र भी 6 बढ़ गई, इसकी उम्र भी 6 बढ़ गई, इसकी उम्र भी 6 बढ़ गई, तो ओवरऑल 18 बढ़ गया होगा इनका सम। तो इस वैल्यू में चेंज आया है 18। तो मैंने आपको क्या बताया है, 2 चीज़ों का इनिशियल रेशियो, उसके अंदर कुछ चेंज आया हो और बाद में फाइनल रेशियो ये हो गया, तो इस सिचुएशन को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखेंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2, डिफरेंस आ गया जी 2 यूनिट की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखेंगे, 18 दूनी 36, 6 एकम 6, 36 और 6 का फर्क है 30। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15, यानी कि जो इनिशियल रेशियो था इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलता है हमें यहाँ से इसका। आदमी की उम्र यहाँ पर इसने क्या बोला है, एंड आफ्टर 6 years हिज एज विल बी, हो जाएगी। तो आज की बात ये है, तो आदमी की उम्र 15 चौके 60 है, बच्चों की उम्र का सम 15 है। क्या पूछा है, व्हाट इज द मेंस प्रेजेंट एज, तो 60। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। एग्जाम के अंदर आप इस शिफ्ट को कितनी देर में करोगे, मुझे एक एवरेज बच्चा लग रहा है कि भैया 30 मिनट के इर्द गिर्द करेगा वो। हो सकता है वो 2 मिनट ज़्यादा ले ले, कोई 2 मिनट कम ले ले, मतलब इस रेंज के अंदर करेगा एग्जाम के अंदर शिफ्ट को। या फिर आप ऐसे मान लो 30-32 मिनट की रेंज में करेगा, प्लस माइनस समथिंग मिनट, जिसकी डिसेंट तैयारी है। ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो जैसे ही मैं देखूंगा, ठीक है जी, ओके। तो सिंपली मुझे क्या करना है, अब कई बार क्या होगा एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा, आपको ये लगेगा कि क्या अब तक कोई आइडेंटिटी यूज़ कर रखी हो, मैं बाद में कर लूँगा इस क्वेश्चन को, आप मार्क एंड रिव्यू कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या ऑन द स्पॉट कर लो। ठीक है, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर वाई और जेड है, तो क्या हो सकता है कि हम जेड की वैल्यू 0 पुट कर दें, लेकिन हम जैसे ही जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू मैं ना पुट करूँ, तो 19y स्क्वायर 29y स्क्वायर 19y स्क्वायर 29y स्क्वायर, दो ऑप्शन में चीज़ें फंसेंगी। तो मैं एक तो ये काम कर सकता हूँ कि z और y की वैल्यू 1 और 1 पुट कर दूँ, 1 और 1 पुट कर दूँ। मैंने क्या बताया है, ट्रीगो और एल्जेब्रा में जब कोई फिक्स पैटर्न ना दिखे तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा क्या, ये आदत बनाओ ट्रीगो और एल्जेब्रा के अंदर। ठीक है, तो 1 और 1 पुट कर दिया अगर मैंने वेरिएबल की वैल्यू, तो मैं इनको टोटली इग्नोर कर सकता हूँ, बिकॉज 5 × 1 = 5 ओनली। ठीक है, तो 2 में से 5 गए, -3 का स्क्वायर 9। तो आप समझ रहे हो, वैल्यू पुटिंग को मैं आपकी आदत ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, जहां पर उसकी जरूरत है वो स्ट्राइक होना चाहिए। आदत बनाओगे तो फिर वो स्ट्राइक होएगी। ठीक है, 5 और 2 7 का स्क्वायर 49, देन 25 माइनस का 25। ठीक है जी, इसमें से ये जाएगा तो आ जाएगा जी 24, 24 और 9 हो जाएगा 33। कौन सा ऑप्शन है जो हमें 33 दे रहा है, सिर्फ ये। इसी कारण तो मैंने इनकी वैल्यू 1 और 1 पुट करी है, ताकि ऑप्शंस जो हों वो अलग अलग वैल्यू दें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इनको टोटली आप खोलो, उसके बाद सोल्व करो, फिर भी ये आएगा। क्या सर वो मेथड बुरा है? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है, वैसे भी कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। आगे, दो सफियर्स के रेडियस का ये रेशियो ये है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो होएगा, रेडियस 1 डायमेंशनल है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, तो इनका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसमें हमें पेन भी नहीं उठाना एग्जाम में। नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स वर्किंग इन ए कंपनी आर 40, 80 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। और आपको एक और बात बताऊं, मान लो मैंने एक क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने सोल्व कर लिया, सेकंड टाइम मैं सेम क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, तो मुझे पहले ही पता है कि ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल है, इसमें कोई ट्रिक है नहीं है। तो जब आप सेकंड टाइम कर रहे होते हो तो आपको ऑलरेडी पता है, फिर आपको लगता है ये तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए था। नहीं, जब हम फर्स्ट टाइम उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो चीज़ अननोन होती है, हमें नहीं पता वो आसान है, उसके अंदर कोई ट्रिक है। तो अगर कोई चीज़ अननोन है तो हमें हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, हमें केयरफुली देखना पड़ता है उस चीज़ को। उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, उसमें हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो हम एक स्पीड के ऊपर एक काबू रखते हैं कि गलती ना हो जाए। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना वो ईजी है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वैसे ही होगा एग्जाम। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा उसमें टाइम लगा तो बहुत ज़्यादा, बट एक ठीक ठाक पेस पर पढ़ रहे हो कि यार मेरे से गलती ना हो जाए, मैं ध्यान से समझ लूँ, तो वो नॉर्मल है और वो बढ़िया है, वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, इफ दीज फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करूंगा, तो व्हाट इज द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, कॉमर्स वालों के हिस्से में कितना एंगल आएगा, तो मैं देख रहा हूँ कॉमर्स वाले फ्रैक्शन में कितने हैं, तो भैया कॉमर्स वाले हैं ये 40,
और टोटल कितने हैं, टोटल अपने पास हैं 60 और 40 100 और 80 180। तो अब मुझे तुरंत पता लग गया 180 में से अगर इसको 40 मिला है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो 360 में से इसको 80 मिलेगा। पाई चार्ट में होता क्या है, टोटल 360 डिग्री में से हम एंगल बांटते हैं फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। तो 180 में से 40 मिला है, तो सिर्फ ये लिख के मुझे पता लग जाएगा इसको 80 डिग्री मिलेगा। खत्म। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर इन सेंटर ए इज दिस एंड क्यू ए आर इज दिस। देखो मैं बिना डायग्राम बनाए इसको कर सकता हूं, बट जब रियल एग्जाम में मैं खुद एग्जाम दूंगा तो मैं नहीं चाहता एक तुच्ची सी चीज के कारण मेरे पेपर में एक क्वेश्चन गलत हो जाए, तो मैं बनाता हूं डायग्राम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि मैं बनाऊंगा ए इन सेंटर इज ए इन सेंटर है, ताकि ये ना हो ना कुछ भाई सिली मिस्टेक मैं कर दूं, कुछ मिस हो जाए। एंगल क्यू ए आर इज 116, उसने पूछा है क्यू पी आर, ये उसने पूछा है। अब मुझे पता है बिकॉज ये इन सेंटर है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो ये एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल होता है, तो 90 में 26 जोड़ने पर ही आएगा, तो यानी कि 26 इसका हाफ है। तो अब तो मैं बिना कुछ लेके मैं बोल सकता हूँ कि 26 का डबल ये वाला एंगल 52 है। तो कई बार बच्चों को ऐसे गिल्टी किया जाता है, तुमने डायग्राम बनाया यहीं तो तुम पीछे रह गए, क्या बकवास है। वो नेचुरली लग रहा है कि हाँ बनाने की ज़रूरत है और वो बना रहा है, तो फिर सिली मिस्टेक अवॉइड होएगी ना। तो बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो। इफ 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93 एंड 41 इज रिप्लेस्ड बाय 47 इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारे नंबर हैं। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन एंड द प्रीवियस मीडियन। ये बोल रहा है कि इन नंबर की एक मीडियन निकालें, फिर इनके अंदर कुछ चेंज कर दें, तो फिर उनकी पोजीशन सरक सकती है, तो हो सकता है कोई नई मीडियन आ जाए। तो पहले वाली मीडियन और नए वाली मीडियन में क्या फ़र्क होगा, या तो ऑन द स्पॉट कर लो, आपको पता है मुझे 2 बार मीडियन निकालनी है, या फिर आपको एग्जाम में ऐसा लग रहा था ये ना हो कि शायद ये टाइम ले ले, तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे सेकंड राउंड में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो मीडियन कैसे निकालते हैं मैंने सीधा बताया कि ताकि सिली मिस्टेक ना हो और अपने दिमाग के ऊपर ईजी रहे, तो नंबर्स को एज इट इज़ उतार लो, ये बताया मैंने आपको। एज इट इज़ नकल मारने में कोई दिक्कत नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम उतारते हैं ना तो टाइम लगता है, और वहाँ पर पेपर की कंजूसी मत करना, रफ सीट मांगने में एक्स्ट्रा मांग के रखा करो थोड़ी सी। आपके पास पहले ही 2 रफ सीट बची हैं, तो ना अरे सर रफ सीट देना, अपना काम करते रहो, वो 2 देगा और एक्स्ट्रा रखो। ये नहीं है कि बिल्कुल एज पर मांगते कि बच्चे फिर बैठे हैं कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है, ताकि आप खुला खुला लिख पाओ, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके जी, अब मैं इनकी पोजीशन दूंगा। मैं देखूंगा सबसे छोटा 46 है, इससे छोटा कोई है क्या, 41, 35 से छोटा कोई नहीं है, 1, तो फिर मेरे को 41 दिख रहा है, तो ये सेकंड पोजीशन, तो फिर 46 ये थर्ड, और ऐसे ही करेंगे हम एग्जाम में जैसे मैं कर रहा हूँ। ये नहीं है कि पहले मैं रट के आ जाऊँ, ऐसे बता दूँ, थोड़ा सा डाउट रहेगा, ये ना भाई 46 48 से छोटा कोई मिल जाए। तो 48 के बाद ये 4th हो गया, ये 55 यानी कि 5th, ये हो गया 6th, 56 के बाद ये हो गया 7th, ये हो गया 8th, ये हो गया 9th, ये 10th और ये 11th। 11 नंबर है, तो 11 + 1/2 मुझे पता है 6ठे नंबर पर होएगी मीडियन, मुझे पता है, ऐसे पता लग गया 6th पर। तो 6th पर है 56, तो अपनी ओल्ड मीडियन हो गई अपनी 56। अब मुझे नई मीडियन निकालनी है भाई साहब, और इनके बीच का फर्क बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है कि पोजीशन की 6ठी पोजीशन पर कौन खड़ा है। 11 नंबर आप रिप्लेस कर रहे हो, एक नंबर को निकाल के नया नंबर डाल रहे हो, तो क्या 6ठी पोजीशन पर नया बंदा आ गया क्या, ये तो ये चीज़ है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, वो चाहे कितने भी नंबर रिप्लेस करे, लेकिन हमें एक एक करके इफेक्ट देखना पड़ेगा उनका। एक एक करके कैसे देखना पड़ेगा, देखो 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93, तो 6ठे पे 56 आ रहा है, तो 56 से बड़ा नंबर है 88, ठीक है, उसको रिप्लेस किया किससे, 56 से बड़े नंबर से। तो 56 के बाद ही सारी हलचल हो रही है ना। 56 के बाद से एक नंबर निकाला और इसकी जगह एक और नंबर रखा, भले ही सेम नहीं रखा, लेकिन दोनों 56 के बाद है, तो 56 के बाद ही आपस में एडजस्टमेंट हो रही है। तो ये 6ठे नंबर की जो पोजीशन है इसके बाद एडजस्टमेंट हो रही है, तो ये हिलेगा ही नहीं। एक एक करके इंपैक्ट देखना है, तो इसका तो कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं मीडियन पर, दोनों का इकट्ठे नहीं देखना। फिर दूसरा देखेंगे कि 41 इज रिप्लेस्ड बाई 47, ठीक है जी, तो इस 6ठे नंबर से पहले
41, तो छठे नंबर से पहले एक नंबर था 41, उसको निकाला और उसकी जगह एक नंबर डाल दिया जो छठे नंबर से पहले ही आएगा। लाइक 56 से छोटा एक नंबर निकाला और उससे छोटा एक नंबर डाल दिया, तो चीज़ें सरकेंगी ही नहीं ना। मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरे से पहले से एक बंदा निकाला और वहीं पर एक बंदा डाल दिया, फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क कब पड़ता है? 56 से पहले से एक बंदा निकाला तो ये नंबर एक पहले सरक गया, ये 5वें पर गया ना, इससे पहले एक बंदा निकाला और बाद में एडजस्ट कर दिया, अब ये 5वें पर हो गया। इस बंदे की पोजीशन छठी है, मान लो मेडल्स मिल रहे हैं, पोजीशन मिल रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं क्लास में छठी रैंक पर आया, तो मेरे से पहले एक बंदा निकाला, चाहे फर्स्ट पोजीशन वाला निकाला हो और मेरे से आगे ही डाल दिया, चाहे कहीं पर भी डाला हो, तो मैं तो छठे पर रह गया ना। लेकिन मेरे से पहले पर एक बंदे को निकाल रहे हो क्लास में और मेरे से पीछे डाल दे रहे हो, तो मैं एक आगे सरक गया, अब मेरे बाद वाला आ जाएगा मीडियन। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, इसके लिए कुछ करना नहीं है। हाँ, बट थोड़ा सा कंशियस होकर सोचना पड़ेगा, ये क्या है, हाँ, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इससे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा भाई। तो यानी कि नई जो मीडियन है वो भी 56 रहेगी, तो आपको पता है उन दोनों का डिफरेंस वो 0 रहेगा। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो अगर आपको ये लगे कि यार इतना सोचने में फर्स्ट राउंड में मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत एक्साइटमेंट होती है, अरे लेट हो रहा हूँ, बहुत नर्वसनेस होती है, तो फर्स्ट राउंड में फ्लो मत तोड़ो। कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि यार ये टाइम ले लेगी, स्किप करो, मार्क एंड रिव्यू करो, स्किप करो और आगे बढ़ो। द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर्स इज 48, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 इंटीजर्स इज 54% ऑफ द 5th इंटीजर। तो अपने पास 5th इंटीजर है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो पहले 4 की जो एवरेज है वो इससे 50% है, यानी कि अगर ये 2x है तो ये इनकी एवरेज x है, ये अगर 2x है तो इनकी एवरेज x है, ये x नहीं है। अगर 4 नंबर की एवरेज मुझे पता है तो उनका सम होएगा 4x, तो इन चारों का सम 4x है, 5वें नंबर की वैल्यू 2x है, तो इन सब का सम क्या आ गया, 4x + 2x 6x, ठीक है। और इन 5 नंबर की एवरेज इतनी है, तो 5 की एवरेज इतनी है, तो 5 का सम कितना हो गया, तो जस्ट मुझे 5 का सम पता है, वो मैंने यहाँ से इक्वेट किया, तो 6 8 48, तो x की वैल्यू आ गई भाई 40। उसने मुझे पूछा कि 5वां नंबर क्या होगा, तो 40 × 2 80। सिंपली मैं एग्जामिनर को फॉलो करता रहूँगा ध्यान से, अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मैंने देखा कि इसके अंदर एक स्पेशल फॉर्मेट है वैसे, लेकिन अगर मान लो मुझे स्पेशल फॉर्मेट नज़र नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, सेकंड ऑप्शन अपना क्या है कि भाई वैल्यू पुटिंग करेंगे ट्रिग और अलजेब्रा के अंदर। तो सबसे पहली वैल्यू पुटिंग क्या होती है, 0 और 90। तो अगर सिर्फ साइन और कोस ही नज़र आ रहे हैं तो आप 0 और 90 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है, कोसेक। तो ये नहीं है कि अब तो 45 ही रखना पड़ेगा, हम 0 और 90 के अलावा क्यों रखते हैं, ताकि चीज़ें नॉट डिफाइंड ना हो। तो कोसेक है साइन का उल्टा, तो साइन 1 कब होता है, साइन अगर 0 हुआ, 0 डिग्री पर 0 है, तो 0 का उल्टा करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है 90 पर, तो कोसेक भी 1 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होएगा ही नहीं। तो अब की बार मैं 90 रख दूंगा, 0 और 90 रखने की कोशिश करते हैं, पहले 0 नहीं रखूंगा क्योंकि कोसेक आ गया, तो मैं 90 रख दूंगा। जैसे ही मैं 90 रखूंगा काम खत्म। 90 रखने पर साइन तो 1 हो गया, कोस 0 हो गया, तो 1 ये हो गया, +0, जहाँ पर भी कोस है खत्म, यहाँ पर 1 ही आया, माइनस साइन तो हो गया अपना 1 और कोस हो गया अपना 0, तो यहाँ पर बचा है भाई साहब 1, माइनस में 0 +1 और आगे 1 ही है बिकॉज साइन 1 है, 1 - 2 यानी कि -1। तो समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, चीज़ें क्यों स्ट्राइक होंगी, वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड पैटर्न भी यहाँ पर देख लो, क्या स्टैंडर्ड पैटर्न है। यहाँ पर कई बार वो इन चीज़ों को यूज़ करता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि sin² थीटा + cos² थीटा का कई बार वो स्क्वायर करता है और कई बार इसका क्यूब करता है, कई बार वो इसका क्यूब करता है। तो इसका क्यूब कर रखा है यहाँ पे, sin² थीटा का क्यूब a³ + b³ + 3ab गुणा में a + b होता है। तो a + b यानी कि sin² थीटा + cos² थीटा, तो वो है गुणा में, क्योंकि गुणा में 1 आप लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में ये कंप्लीट है, मैं गुणा में जो 1 है उसको sin² थीटा + cos² थीटा लिख सकता हूँ।
तो ये एक फ्रीक्वेंट सिचुएशन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि यूज होती है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का क्यूब है यानी कि ये 1 है। माइनस में ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो कि 1 है, गुणा में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस में 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे है कोसेक स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर गया, तो 1 माइनस 2 फिर से -1। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। If an increase of 40% is observed on an amount in 4 years at simple interest पर कोई अमाउंट 40% बढ़ गया 4 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल सेम ब्याज लगता है, तो 4 साल में 40% यानी कि 1 साल में 10%, तो मन ही मन में हमें पता लग गया कि रेट 10% है। ठीक है, रेट क्या है 10%। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 आफ्टर 4 ईयर्स एट द सेम रेट। हमें निकालना है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है। और जहाँ तक 10% की बात है, मैंने आपको बता रखा है कि जब 10% 2 बार लगे तो आपको ये रट के रखना है, तो 21% कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। जब 10% की रेट 3 बार लगे, 3 बार किसी चीज़ को 10% बढ़ाया जाए तो वो 33.1% बढ़ जाती है, और जब किसी चीज़ को 4 बार 10% बढ़ाया जाए तो वो 46.41% बढ़ जाती है। आपको याद होना चाहिए, तो 4 बार 10% इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल नेट जो इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा 46.41%। तो इसका 1% है 800, तो 1% 800 है, तो 46.41% हो जाएगा ये। तो 2 जीरो से 2 के बाद पॉइंट है, ये कट गया, 8 गुणा में ये अपना उत्तर हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3 8 छके 48 और 3 51, 5 8 चौके 32 और 5 37। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। और मेकिंग ए टॉय ए हेमिस्फीयर इज अटैच्ड एट, मैं एग्जैक्टली ये चीज़ सोचता हूँ, जब आप एग्जाम में ये चीज़ दे रहे हो आपके दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या आएंगी। तो जैसे जब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, फॉर मेकिंग ए टॉय ए हेमिस्फीयर इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के एंड पे एक हेमिस्फीयर इन्होंने अटैच कर दिया एक टॉय बनाने के लिए, ठीक है जी। एंड ए कॉन इज अटैच्ड एट द अदर एंड, एक कॉन को अटैच कर दिया एक दूसरे एंड पे, ठीक है जी। द सिलेंडर, द कॉन एंड द हेमिस्फीयर हैज ए कॉमन रेडियस, ऑफ कोर्स इनका कॉमन रेडियस है तभी अटैच होंगे। इनका कॉमन रेडियस है जी 4.2 सेंटीमीटर। एक तो मैं ये ध्यान रखूंगा उसने रेडियस बताया या डायमीटर, ओके। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट ऑफ कॉन इज 7 सेंटीमीटर, जो कॉन की और सिलेंडर की हाइट है वो 7 सेंटीमीटर। एक बार मैं हिंदी और देख लूं, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो मेरे हिसाब से आपके मन में लॉजिकली एक डाउट आना चाहिए। उसने ये बताया कॉन की हाइट और बेलन की हाइट 7 सेंटीमीटर है, कि क्या ये दोनों मिलके 7 सेंटीमीटर है क्या, या फिर एक एक 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसने ये वर्ड तो यूज ही नहीं किया कि हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ कॉन इज 7 सेंटीमीटर ईच। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आया होगा मेरे हिसाब से, तो लॉजिकली वो अगर ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो फिर यार 7 सेंटीमीटर है तो उसने बताया नहीं, हाइट का रेशियो भी नहीं, तो आपके मन में डाउट आएगा ये कैसे होएगा, क्या कोई कैच तो नहीं है, कुछ बताया तो नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे एग्जाम में, अगर आपके मन में डाउट आ रहा है, मार्क एंड रिव्यू। हम आगे बढ़ जाएंगे, हम फर्स्ट राउंड के अंदर अपना फ्लो नहीं तोड़ेंगे, क्लियर है। लेकिन अब आप सेकंड राउंड में आओगे, आप इसको देखोगे कि हाँ भाई आजा भाई अब तेरे को देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आपको मिलेगा ही नहीं कि अगर इन दोनों की हाइट 7 सेंटीमीटर बताई है तो कोई तरीका ही नहीं है निकालने का कि इसकी कितनी इसकी कितनी है। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है, मेरे को स्ट्रांगली मैं तो ये मान रहा हूँ कि भाई उसको ये लिखना चाहिए था कि प्रत्येक की हाइट है, गलत है ये, मतलब ग्रामेटिकली उसने गलत बताया, वो दोनों की हाइट 7 और 7 सेंटीमीटर बताना चाह रहा है, ठीक है, ओके जी। तो अब तो हम इजीली कर सकते हैं कि वो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है,
कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, हम कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है, बार बार इस तरह के फिगर आए हैं, हाँ जी, कि भाई इन तीनों के अंदर चाहे कौन हो, सिलेंडर हो, हेमिस्फीयर हो, इन तीनों के अंदर सर्कल इन्वॉल्व है। तो इन तीनों का जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो पाई आर स्क्वायर हमेशा, एरिया ऑफ द बेस हमेशा इन्वॉल्व होता है, चाहे कैसी भी फिगर हो उसके अंदर होता है। पाई आर स्क्वायर हमेशा इन तीनों में कॉमन आएगा, तो मैं पहले ही पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो पाई की वैल्यू क्या रखनी है देख लेना, कई बार सिर्फ पाई होती है, ऑप्शन में नजर मारूंगा पाई खोल रखा है और 22/7 रखना है। ठीक, कई बार सिर्फ पाई लिखा होता है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि तीनों का रेडियस ये है। तो ये तो मैंने कॉमन निकाल लिया, अब मैं एक एक करके लिखूंगा। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा 1/3, साइड में लिखूंगा मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, मैंने लिख लिया एच, वो तो ले लिया ना कॉमन, प्लस में इसके अंदर होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर तो मैंने ले लिया सिर्फ एच, प्लस इसके अंदर होगा 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि मैं पाई आर स्क्वायर ले चुका हूं तो सिर्फ एक आर बचेगा। अब भी आप देख पा रहे हो कि यार 7 तो अभी भी कॉमन है, ऊपर ले लो बेशक अगर आपका दिल करे। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये आ गया 1/3 प्लस 1, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे जी 4/3 प्लस में 4/3। ये इधर 30 है, मैं इसको काट भी सकता हूँ, लेकिन मैं जनरली ये कोशिश करता हूँ ऐसे केसेस में मैं अननेसेसरी जीरो को काटूँ ना, मैं उसको लेके रखूँ, क्योंकि डेसिमल लगा दूंगा मैं बाद में, 5 बना दिया तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 40/30 और 6 दूनी 12/30, तो 40 और 12 52/30। एक्चुअली कैसे हम रियल में हैंडल कर सकते हैं इस सिचुएशन को एग्जाम में, वो बता रहा हूँ। ठीक है जनाब। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर 2 है, अगर कहीं पर 5 होता है तो मैं 10 को काटता हूँ, खाली मैं 2 से काट दूँ, इसको 5 बना दूँ, तो लाइक फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, फिर मैं 10 को नहीं छेड़ता, हम डेसिमल लगाएंगे, इस जीरो को इग्नोर मारो। तो 3 से मैं इसको काट देता हूँ भाई, 7 छिक्के 42, या फिर 7 से 7 कट गए, 3 से चला जाएगा जी 14 पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब को गुणा करेंगे और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो जब हम 3 के बाद पॉइंट लगा रहे होते हैं तो कई बार एग्जामिनर मैंने देखा है अप्रोक्सीमेट कर देता है, 3 के बाद पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट, तो सिर्फ 1 के बाद दे देगा उत्तर को, सिर्फ 2 के बाद दे देगा उत्तर को। मान लो इसका उत्तर ऐसा आया होता, मान लो ऐसे रिपीट हो रहा है, तो उसने जस्ट ऐसे दे दिया 863.25। तो आप ये थोड़ी बोलोगे तुमने तो गलत दिया है, मैंने तो निकाला नहीं, मैंने तो यूनिट डिजिट से मार दिया था। मुझे अब तो उत्तर पता है इसमें कौन सा है, तो बट मैं पर्सनली एग्जाम में हूँगा तो मैं इसको इस वक्त अब यूनिट डिजिट से नहीं करूँगा, तीनों में 3-3 डिजिट के बाद अगर हो तो मैं कर दूंगा। अब आपके सामने हवा मारनी है तो मैं बोल दूंगा अरे 2 तो है, दिख तो रहा है, बट पर्सनली मैं खुद बैठूंगा, मेरा भाई एग्जाम में बैठेगा, मैं उसको बोलूंगा यार ये रिस्क मत लेना, वो कई बार ऐसे काम कर देता है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंट के बाद चीज़ें हो तो यार सोल्व कर लेना। तो सर कैसे सोल्व करेंगे, कोई जादुई टेक्निक नहीं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से करेंगे। करो इसको 14 से गुणा, 14 दूनी 28, ठीक है, या फिर मैं इसको कर रहा हूँ 2 और 5 मेरे को सिंपल लग रहा है, 14 दूनी 28, 2 सिंपल लग रहा है, यानी कि बाद में मैं 52 से गुणा करने वाला हूँ। 14 दूनी 28, 2 14 चौके 56 और 2 58। अब मैं 52 से इसको गुणा कर रहा हूँ, या तो इंटू में 52 ऐसे लिख लो, कोई बुराई नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, चलो 2 से गुणा कर रहा हूँ, 16 17 11, 5 8 40, 4 5 8 40 और 4 44, 4 5 5 25 और 4। सर आप तो बिल्कुल ही ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे ही करोगे आप एग्जाम में। मैंने इनको गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया, अब मैं 22 से गुणा कर देता हूँ, सिंपल ऐसे ही करोगे टू बी श्योर। 2 छक्के 12, 1। जब मुझे डबल करना होता है तो मैं 2 से गुणा नहीं करता, मैं सिंपली डबल करता रहता हूँ। 2 से गुणा करना होता है तो 1 7 और 7 14 और 1 15, 5 और 5 10 और 1 11, 3 और 3 6, गुणा में फिर से 2 से गुणा तो 2 5 1 1 6, तो 2 7 6 2 7 6, 3 के बाद पॉइंट, खत्म बात। ये अपना अपना ओपिनियन है, कोई ऐसे क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से करना चाह रहा है कि भाई मैं तो ऐसे ही करूँगा तो वो कर ले, मेरी सलाह रहेगी कि मत करो। 3 या 4 के बाद जब डेसिमल है, भले ही उसने ना बोला हो कि अप्रोक्सीमेट करो, वो कर देता है अप्रोक्सीमेट, उसकी आदत है एग्जामिनर की। तो हम तो इस बेस पे चलेंगे ना, पास्ट में उसका क्या रिकॉर्ड रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसा था,
क्या ये लेंदी था? जी हाँ। अगर आपको ये करने में टाइम लगा कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा। अगर आपने ये क्या इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती थी? जी हाँ, इसमें थोड़ी सी गलती थी। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हुए तो बिल्कुल नॉर्मल है, होना चाहिए था। तो मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन को राउंड 1 में नहीं ही करना चाहिए था, राउंड 1 में करना इज ए मिस्टेक। एक तो कैलकुलेटिव है भाई साहब, एक ऊपर से इसने गलती कर रखी है। मार्क एंड रिव्यू करके एंड में इसको हम देखते। तो किसी ने इस क्वेश्चन में बीच में टाइम दिया है, तो अब आप समझ गए आपकी गलती क्या है, गलत किया आपने एग्जाम में वो करके, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है मेरे को मत छेड़ो। जैसे ये क्वेश्चन है, इजीली करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं तो शांति से करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो अब देखो 5 प्लस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने सिलेबस तो कर ही रखा तो आप समझ जाओगे। जो प्लस और माइनस है ना, जैसे प्लस है इसके बाद माइनस आ रहा है, ये ऐसे ब्लॉक्स, इनको एज ए ब्लॉक आप देख सकते हो कि 3 ब्लॉक है हमारे पास, क्योंकि माइनस के उधर जो भी गुणा भाग है उसका इंपैक्ट उधर ही रह जाता है प्लस माइनस के, है। प्लस और माइनस ये 3 ब्लॉक है अपने पास। तो हम दिमाग में कैसे करते हैं कि 5, अब मुझे पता है अच्छा प्लस चीज़ें गुणा भाग ऑफ ऑफ हो रहा है, तो उसके बाद यहाँ माइनस है, तो अब मैं इस ब्लॉक को सोल्व करूंगा। मेरे दिमाग में ये है ही नहीं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 24। जहां पर भी डिवीजन आएगा मैं चीज़ों को पलट दूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है ये जो ऑफ है ना, ये चीज़ों को ऐसे जोड़ देता है। ऑफ फेविक्विक का काम करता है, ऑफ एक ब्रैकेट का काम करता है। तो आप ये नहीं करोगे कि ये डिवीजन इस 8 के सामने नहीं, इस 8 के साथ ये चिपका हुआ है, ये डिवीजन इन दोनों के सामने है, तो सिर्फ 8 नीचे नहीं जाएगा, ये दोनों नीचे जाएंगे। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो माइनस आ गया, एक और ब्लॉक आ गया। अब मैं देखूंगा कि 8 डिवाइडेड बाई, अब मैं देखूंगा कहीं ऑफ तो नहीं है, नहीं 8 के साथ गुणा है, तो ये 4 चिपका हुआ नहीं है। गुणा से पहले हम डिवीजन को सोल्व करते हैं, तो डिवीजन यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 8, ये मैंने सोल्व कर दिया। गुणा में 4 ऑफ 4, ठीक है। अब ये करते हैं भाई, 8 से 8 गया, 8 से 8 गया, 8 3 24, 5 और 3 8, माइनस 4 चुके 16, माइनस 8। समझ रहे हो? और क्या ये काम हमें केयरफुली करना है? जी हाँ, केयरफुली करना है। हर एक क्वेश्चन केयरफुली करेंगे, हमें पता नहीं कहाँ पर सिली मिस्टेक हो जाएगी। बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बोलते हैं ना, वही काम है अपने एग्जाम में। केयरफुली करना है, हर एक चीज़ को शांति से करना है। उसके लिए हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह नहीं होगी। तो वो है, पास होने के लिए वो करना पड़ेगा, वो जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ए नंबर 37 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट, तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कभी भी यूनिट डिजिट नहीं देखना, डिजिट सम नहीं देखना? वो नहीं बोल रहा भाई, उनका हम ऑफ कोर्स मदद लेंगे, इतने बढ़िया टूल है। कहाँ पर यूज़ करना मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़। हर एक चीज़ को दिमाग पे चढ़ा के नहीं रखना कि ओवर यूज़ करना। ए नंबर 37 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 37 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, सच दैट 5 टाइम्स द 1 पार्ट एंड 11 टाइम्स द अदर पार्ट। अच्छा, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक तो एफ यानी कि फर्स्ट पार्ट, एस यानी कि सेकंड पार्ट, ठीक। तो सच दैट 5 टाइम्स ऑफ 1 पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट का 5 टाइम एंड 11 टाइम ऑफ द सेकंड पार्ट मान लिया, ठीक है। दैट इज टुगेदर इक्वल टू 227, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, जो भी स्मॉलर पार्ट है उसके 9 गुना की वैल्यू, ठीक है। तो उसने 37 को 2 इंटीजर्स में तोड़ा है, या फिर ये तो नहीं कर दिया 2 फ्रैक्शन में तोड़ दिया हो? भाई ऐसे ना तोड़ा हो कि भाई 10 और 27 ऐसे तोड़ दिया हो, 10.5 और 27.5, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि स्मॉल पार्ट का 9 गुना बताओ, कि 9 का एक ही मल्टीपल है, सिर्फ मैं इसको टिक मार दूँ। देखो उत्तर इसका यही है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसे होना, ठीक है। ऐसे बतेरी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि उसने क्या है फ्रैक्शन में तोड़ दिया है चीज़ों को। तो इस क्वेश्चन में मैं पर्सनली क्या करूँगा, मैं निकाल लूँगा। क्लियर है? तो कैसे निकालूंगा? उसने बोला है स्मॉलर पार्ट निकालो, मुझे पता नहीं कौन सा स्मॉलर पार्ट है, जैसे भी सोल्व होगी करूँगा। तो भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको 5 गुना कर रहा हूँ ऊपर वाले को, और 5 गुना करके इसमें से इसको मैं घटा दूंगा। तो 5f माइनस 5f खत्म। तो 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए 6, 6s इज इक्वल टू, इसमें से उसका 5 गुना घटाना है, तो 5 7 35, 3 5 3 15 और 3 18, 70, 7 में से 5 गए 2, 22 में से 18 गए 4, 6 7 42। तो s की वैल्यू है जी 7 और दूसरे पार्ट की वैल्यू है 37 में 7 गए 30। उसने फ्रैक्शन में नहीं तोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर पार्ट का 9 गुना
यानी कि 7 का 9 गुणा 9 7 63। देखो उत्तर यही निकला, लेकिन निकलना जरूरी नहीं था। हो सकता है ना जो छोटा पार्ट है उसकी वैल्यू आपको मिलती कि 17/3 है, तो उसको अब करना है 9 गुना, तो उत्तर होता है 51। या फिर मैं यहीं से उठा लूँ कुछ वैल्यू, 62/9 आ जाए एक पार्ट की वैल्यू, और उसको 9 गुना करना है, तो फिर उत्तर हो जाएगा 62। आप घूमते फिरते रहो कि 9 गुना मिलना जरूरी है। तो डिविजिबिलिटी को रूल करने का भी पता होना चाहिए। मैं एग्जामिनर के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको गाइड करता रहता हूँ। तरुण गिव्स हरी ए हेड स्टार्ट ऑफ 60 सेकेंड्स इन ए 2400 मीटर रेस। ठीक है, एक 2400 मीटर की रेस है। तरुण ने हरी को बोल दिया कि भाग ले, आगे से भाग ले। कितनी देर पहले भाग लिया? 60 सेकेंड्स। ठीक है जी। एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 40 सेकेंड। फिर भी तरुण जीत गया, यानी कि तरुण ने पहले रेस को खत्म किया, हैरी कहीं बीच में ही था। जब तरुण यहाँ था तो हैरी कहीं बीच में था। कितने पीछे था भाई? 40 सेकेंड से उसने बीट कर दिया, 40 सेकेंड। तो जितनी देर में तरुण यहाँ से यहाँ भागता है, उतनी देर में हैरी यहाँ से यहाँ भागता है। ठीक है, क्लियर है? तो तरुण पूरे डिस्टेंस को कुछ टाइम में भाग लेता है, और हैरी इतना ही भागता है। उसके अलावा उसको 40 सेकेंड और 60 सेकेंड, 100 सेकेंड एक्स्ट्रा लगते हैं हैरी को तरुण के कंपैरिजन में पूरी रेस करने में। जितनी देर में तरुण इतना भागता है, हैरी इतना भागता है। उसके अलावा इस डिस्टेंस को वो 40 सेकंड में करता है, इस डिस्टेंस को वो 60 सेकंड में करता है, यानी कि तरुण के अलावा 100 सेकंड और लेता है वो। ठीक है जी, क्लियर है? ओके जी। इफ द स्पीड ऑफ हैरी, तो हैरी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि हैरी कितना टाइम लेता है पूरी रेस में? सर पूरी रेस में हैरी लेता है 400 सेकंड। और मैंने आपको यह बताया कि हैरी जो है वो तरुण से 100 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, ओवरऑल 100 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। तो 400 में से 100 घटा दो, तरुण 300 सेकंड में रेस खत्म कर ले रहा है। तो उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड होगी जी 2400 बटे में 300, 8 मीटर पर सेकंड। अगर आप इस क्वेश्चन को करने के लिए डायग्राम बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही समझना पड़ेगा पेपर में। बढ़ जाऊं आगे। संदीप मेड ए प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवरकोट। यानी कि ये 122% है, तो उसके ओवरकोट की वैल्यू बताओ। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तुरंत हम इसको कर देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा अपना भाई ये। खत्म बात। क्लियर है? कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ जाऊं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन होता है, कई बार वो क्या करता है, आप ऐसे बनाओगे वो बोल देता है कि AB छोटी वाली है। कोई नहीं, फिर मैं काट के ऐसे ABCD कर लेता हूँ, उसमें टेंशन नहीं लेनी। बस ये देखना पैरेलल कौन सी, इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ठीक है जी, इसका मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट F है। एंड AB इज 28, AB 28 है, CD इज 18। देन फाइंड EF। उसने बोला है इफ EF इज पैरेलल टू AB, तो इसका कोई मतलब है नहीं, वैसे इसके देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, इस वाली साइड का मिड पॉइंट E है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट F है, तो इसको इनके पैरेलल होना ही पड़ेगा। हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट लोगे तो पैरेलल होगी वो लाइन इनके। एक तो ये आपको पता होना चाहिए जस्ट। ठीक है, तो EF की लंबाई होती है, अगर नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट मिलाए तो सम ऑफ, मतलब हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका हाफ, यानी कि 14 + 9 23। अगर यहीं पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि अगर यहीं पर मैं आपको बोलता ये जो डायगोनल्स हैं इनके मिड पॉइंट्स, तो एक तो इनके मिड पॉइंट इसी लाइन पर EF के ऊपर लाई करेंगे। मान लो ये है PQ, कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाया है, तो डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो उनके बीच की जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट की वैल्यू होती है डिफरेंस बटे डिफरेंस का हाफ। और नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो उनकी लंबाई होती है सम का हाफ। डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो डिफरेंस का हाफ। बार बार पूछता है वो ये। ठीक है जी।
The marked price of an article is 28, so it is sold at 3 successive discounts. ठीक है जी, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इसके ऊपर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने हैं। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इफ़ यू वांट, इसको आप 15% घटा लो, यानी कि 85/100 या 0.85, एक ही बात है। गुणा में 92/100 गुणा में 5% का डिस्काउंट 95/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, तो अब देखो 4 के बाद मुझे डेसिमल लगाना है। तो हालांकि उसने नहीं बोला कि अप्रोक्सीमेट है, हालांकि उसने नहीं बोला कि उत्तर अप्रोक्सीमेटेड है, तो हो सकता है ये एग्जैक्ट ही हो, अप्रोक्सीमेट ना हो, और ये एग्जैक्ट ही है। ठीक है, बट फिर से वही रिस्क है। ठीक है, क्यों मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि चेक करने के लिए मैं इसको ऐसे चेक कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट चेक करूँगा। यूनिट डिजिट क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाई 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी तो नहीं चली। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद है, तो 4 के बाद तो यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं अब 9 की डिविजिबिलिटी यानी कि डिजिट सम यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये भी सिखाना चाह रहा हूँ, मान लो अगर ये उत्तर एग्जैक्ट हैं तो डिजिट सम कैसे यूज करोगे? डिजिट सम यानी कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। तो इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा, तो 9 × 27, एक रिमाइंडर। या तो आप 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, या डिजिट्स का सम कर लो, एक ही बात है। और जब भी नीचे 100 हैं, तो बिकॉज 100 को 9 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आता है, तो उनको इग्नोर मारा करो। जितने भी डेसिमल है उनको इग्नोर इसीलिए हम मार सकते हैं डिजिट सम। मार दो इग्नोर, यहाँ के डेसिमल भी मार दो इग्नोर। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट उत्तर है तो सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 8 और 5 13, तो 3 और 1 4, 4 रिमाइंडर है यहाँ पे। 9 को इग्नोर मारो, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 है। 9 को इग्नोर मारो, 5 है। तो 5 दूनी 10 चौके 40, तो 40 यानी कि 4 और 0, तो 4 + 0 4, डिजिट्स का सम, डिजिट सम। ठीक है, तो यानी कि 9 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो जो उत्तर है उसको भी 9 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आएगा। तो अगर ये अप्रोक्सीमेट है तो फिर रिमाइंडर सेम नहीं आएगा। अगर ये एग्जैक्ट है तो वो मैच हो जाएगा। तो जब बहुत सारे जीरोज इन्वॉल्व हों, तो मैं पर्सनली एग्जामिनर पर इतना भरोसा नहीं करता कि उसने एग्जैक्ट ही दिया होगा। आपको भी नहीं करना चाहिए। 4 4 के बाद जब डेसिमल आ रहा है, 3 3 के बाद, तो सर फिर क्या करोगे? या तो इसको सोल्व करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। देखो, अब चीज़ों में अगर मान लो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, 15-20 सेकंड ज़्यादा लग जाए हमें कैलकुलेशन करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, उतना टाइम है अपने पास। टाइम का क्या करेंगे हम एग्जाम में, क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो इस केस में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको मैन्युअली 1-1% निकाल के घटा रहा हूँ। आप ये भी सोल्व कर सकते हो, एक और मेथड आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं जो मुश्किल वाला है उसको सोल्व, 8%, क्योंकि बाद में 8% निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो परसेंटेज निकालनी सबसे मुश्किल है उसको मैं सबसे पहले निकालता हूँ, क्योंकि वैल्यू की शक्ल अभी बिगड़ी नहीं है, बाद में बिगड़ जाएगी। अभी तो 0 है इसके पीछे, तो इसका 8% निकालना ईजी है। तो इसका 8% क्या होगा? इसका 1% है, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 28, तो 8% होगा। 1% × 8, 8 × 8 = 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, ये मैं घटा दूंगा। अब इसकी शक्ल बिगड़ गई, इसका 8% निकालता तो मैं पॉइंट में आता ना, तो इसीलिए पहले मैंने 8% को निपटा दिया। किसी भी ऑर्डर में कर लो, फर्क नहीं पड़ता। 5% निकालना ईजी है फिर भी 15 के कंपैरिजन में, तो पहले मैं 15% निकाल लूँ। तो इसका 15% क्या होगा? इसका 10% होएगा, ये 1 के बाद पॉइंट लगा दो। और अब इसका 5% होएगा, इसे 10% का आधा, तो इसको मैं हाफ भी कर रहा हूँ। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 8 और से 14, 8 और 7 15 और 1 16, 5 और 2 7 और 1 8, और 2 और 1 3, घटा दो इसको। अब उत्तर बिकॉज 1997, 2080, 1923, अगर आपको लगे थोड़े से दूर है तो हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक चले जाओ। तो हो जाएगा 0.6, इससे एक बड़ा घटाएंगे भाई। ठीक है, तो या फिर इसको इधर 5 मान लो, 15 में से 6 गए 9, ये हो गया भाई अपना 6, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 3 गए 1, ये। अब मैं 5% घटा रहा हूँ। इसका 10% मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 के बाद पॉइंट लगाते ही 10% आ जाता है, तो इसका 5% क्या होगा? इसका आधा, तो 0.48 हो जाएगा और 109 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 0.1208। तो सर ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखा था, हम तो डिजिट सम ही यूज़ कर लेते, बट आपको कैसे पता? क्या पता 4 के बाद आया हो।
डेसिमल और फिर उसने सिर्फ 2 के बाद दे दिया हो। ऐसे तो आप डिजिट्स हम यूज ही नहीं करने दोगे, मैं करने दूंगा, मैं बताऊंगा ना आपको। लाइक मैं अपनी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो मैं कभी नहीं करता। एक्चुअल में एग्जामिनर जो कर रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ओके जी, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60, तो 11 वैल्यूज़ की एवरेज 60 है और भाई उनमें से 10 की एवरेज इतनी है, तो 11वां बताओ। आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपली भी कर लो। 11 की एवरेज 60 है तो 11 का सम कितना होगा? 660, 11 इंटू 60। 10 की एवरेज 59 है तो 10 का सम कितना होगा? 590। ये 11 का सम है, ये 10 का सम है, तो इसमें से घटाओगे तो 11वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत उसमें डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो हम इसी सिंपल वे से कर लेंगे, डेविएशन से क्यों करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट वो कैलकुलेशन पर ईजी होता है। इसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ता और कैलकुलेशन पर इतना हावी भी नहीं है कि ये हम छोटी मोटी 10 और 11 से चीज़ों को गुणा ना कर पाए, है ना। ओके, जब यहीं पर ऐसे होता कि 537 चीज़ों का एवरेज है 2184 और 536 चीज़ों का एवरेज है 2273, फिर क्या मैं गुणा करता ना, फिर मैं डेविएशन से करता। समझ गया ना मामला क्या है? ओके, डाइस इज कास्ट ट्वाइस, तो 2 बार तो डाइस फेंक दी। कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार कॉइन फेंक दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस विल टर्न ए 5 ईच टाइम, डाइस के ऊपर हमेशा 5 आएगा। एंड द कॉइल विल टर्न ए हेड एवरी टाइम, और कॉइन के ऊपर हमेशा हेड आएगा। ठीक है जी, तो मैं एक डाइस को फेंक रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 आएगा? तो भाई साहब 6 आउटकम होते हैं, मेरे फेवर में एक ही आउटकम है, क्या वो 5, 1/6 चांसेस है। ठीक है, अब मैं फिर से डाइस को फेंक रहा हूँ, तो क्या डाइस के ऊपर फर्क पड़ रहा है जब आप एक डाइस फेंकते हो कि पहले क्या आया था? नहीं, इंडिपेंडेंट होते हैं ये इवेंट। तो फिर से डाइस को फेंकूंगा तो फिर से 1/6 चांस है 5 के आने के। ठीक है, अब 2 डाइस फेंक लिया, मैं कॉइन को फेंक रहा हूँ, कॉइन को फेंकूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? सर 1/2। फिर से फेंक रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा? सर 1/2। फिर से फेंक रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा? सर 1/2। इनको गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। ये हो गया भाई अपना 36, और ये कितना हो गया अपना 8। 8 चिके 48, 8 3 24 और 4 28। अब आपको एक और बात बताऊं, इस क्वेश्चन को भी कई बच्चे ऐसे करेंगे, ये फलाने से डिविजिबल है, धकड़े से डिविजिबल है, ये इतने से ये 16 से डिविजिबल होने, मतलब तो बकवास हो क्या तुम? मतलब तुम 36 और 8 को गुणा नहीं कर रहे, तुम ये बोल रहे हो कि मैं तो डिविजिबिलिटी से चेक करूंगा, पिटाई खा लोगे। ये गुस्से वाली बात है ना। मैं ये नहीं बोल रहा इन चीज़ों को यूज मत करो, साइको मत बनो इन चीज़ों के पीछे, गलती कर बैठोगे हमेशा ये चीज़ सोचोगे तो। टोटल 30 में से 2-3 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन एट मैक्स होंगे जो इन चीज़ों के कारण एडवांटेज दिलाते हैं, और वो क्वेश्चन चीख चीख के बताएंगे कि मैं कैलकुलेटिव हूँ, मुझे इजी तरीके से कर लो। फिर आपका दिमाग दौड़ेगा कि अच्छा तेरे को इजी तरीके से करना है, तो मैं तेरे को यूनिट डिजिट से कर दूँ तो सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग है। अच्छा, ये तो जब क्वेश्चन आगे से बोले कि मैं मुश्किल हूँ मुझे करो, फिर इन चीज़ों को आपको क्या लगता है कि आप हर क्वेश्चन में से ध्यान रखोगे कि ऑप्शन में सारे यूनिट डिजिट अलग हैं क्या, 9 से कोई डिवाइड हो रहा है, देखो ये साफ तो दिख रहा है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन के ऊपर नजर रखोगे, ध्यान रखोगे? ऐसे थोड़ी हम कर पाएंगे यार, है ना। चलिए जी, तो क्वेश्चन खुद बताएगा मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज दिस, 11 रिजल्ट की एवरेज है और 10 रिजल्ट की एवरेज है, तो यहाँ पर भी कोई मुश्किल कैलकुलेशन है नहीं। और एक तो एग्जामिनर इतना गंदा है, मतलब 2 क्वेश्चन पहले उसने ये दे रखा है, तो मतलब वो मतलब कुछ और कर देता है यार। चलो ठीक है, तो 11 नंबर का सम क्या होगा? 11 इंटू दिस, तो 9, 9 और 5 14, 5 और 1 6, तो 11 इंटू 59 कर दिया मैंने, 10 इंटू ये 580, तो ये हो जाएगा अपना 20 और ये 69। बहुत ही ईजिली कर लें क्योंकि दिमाग के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ रहा, ये काम ईजी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अच्छे मेथड की क्या खासियत होती है? 3 खासियत होती हैं कि वो मेथड ईजी हो, और उसके बाद वो मेथड यूनिवर्सल हो कि भाई वो हर एक चीज़ पर लगे, और ये भी खासियत है कि वो कम टाइम ले, फास्ट हो, क्योंकि अपने पास एग्जाम में टाइम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड में ये तीनों चीज़ें होंगी, इनका बैलेंस होता है। तो कई बार कोई, जैसे इसी को मैं डेविएशन से करूँगा तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल पड़ रहा है,
पर थोड़ा सा मुझे दिमाग को एक्टिव करना पड़ रहा है, तो ये चूज कर लिया मैंने, जिसमें वो इजी रहेगा उसको चूज कर लेंगे। और इन चीज़ों की ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, जितनी थिंकिंग करने की जरूरत है मैं गाइड करता रहूँगा। ए सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट्स टू दिस इन 6 ईयर्स। तो 6 साल के अंदर, बहुत ही ईजी इक्वेशन, 5% पे इतना हो गया, 6 5 30, 30% ब्याज लगा तो अमाउंट इतना हो गया, 130% की वो वैल्यू है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ये 13/10 गुना है, तो इसको 10/13 गुना करना है। 13 से डिवाइड करके 0 लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 से डिवाइड किया तो ये आया, और एक और 0 लगानी है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख लोगे तो उसमें कोई क्राइम नहीं हो जाएगा, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसे करे कोई ऐसे करे, दोनों बराबर है। आगे बढ़ जाऊँ। ए मिल्क वेंडर हैज 75 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 45 लीटर ऑफ टोंड मिल्क एंड 30 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क। These should be placed in different trays such that each tray contains the same quantity of milk. ये बोल रहा है अलग अलग बर्तनों में डालूंगा और एक बर्तन में एक ही तरह का दूध होना चाहिए, ठीक है जी। तो 75 लीटर को भी अलग अलग बर्तन में डालेगा, 45 लीटर को भी ऐसे अलग अलग बर्तन में डालेगा, और 30 लीटर को भी अलग अलग बर्तन में डालेगा। ये एक पैट क्वेश्चन है अपना, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रेज, कि कम से कम ट्रे चाहिए, तो सीधी सी बात है बड़े से बड़ा बर्तन चाहिए, और बड़े से बड़ा बर्तन ऐसा चाहिए जो इन सबको डिवाइड करे, ताकि इन तीनों को मैं अलग अलग बर्तन में डाल पाऊँ। तो यानी कि इनका HCF इन सब का हो जाएगा भाई साहब 15। साफ देख के पता लग रहा है कि 15 से अगर मैं इसको काटूँ, 15 5 75, 15 3 45, 15 दूनी 30, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 2 10, बिकॉज ये पैट क्वेश्चन आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ कि 15 ऐसे लिखूँ वहीं से करूँ, अदरवाइज अब मैं समझा देता हूँ मामला क्या है। 15 लीटर के बर्तन बनाएंगे, तो 15 से इसको डिवाइड करोगे तो ऐसे ऐसे 5 बर्तनों में ये दूध रखा जाएगा। 15 लीटर का बर्तन है, तो ये वाले दूध को रखने के लिए 3 बर्तन चाहिए, और ये वाले दूध को रखने के लिए 2 बर्तन चाहिए। तो 5 और 3 8 और 2 10 बर्तन चाहिए, 10 ट्रे चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब आप HCF निकालते हो ऐसे क्वेश्चन में, तो जब आप चीज़ जो कॉमन लेते हो वो निकलाती है, वो तो हो जाती है HCF, और जो भी चीज़ें कॉमन लेने के बाद बच गई वो हो जाता है नंबर ऑफ बर्तन्स। अगर बर्तन इतने का होगा तो नंबर ऑफ बर्तन्स, ठीक है। पहले ही मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। एक सिलेंडर का ये रेडियस है, ठीक है जी। इसका वॉल्यूम ये है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो भैया वॉल्यूम है 448, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर ये, पाई का स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू 448। H की वैल्यू निकालनी है, पाई से पाई गया, ये पाई नीचे है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ऊपर चला गया, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है। सोल्व कर लोगे अपने आप, H की वैल्यू अपने आ जाएगी, खुद ही कर लोगे आप। आगे बढ़ जाऊँ। A, B एंड C जॉइंटली स्टार्टेड ए बिजनेस। फर्स्ट राउंड में कर रहे हो, करने में कंफर्टेबल हो, कर दो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। करने में कंफर्टेबल नहीं हो, मार्क एंड रिव्यू कर दो, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके जी। जहाँ पर दिक्कत होगी मैं खुद आपको बता दूँ। ए ने इन्वेस्ट किए 7,000 रुपये 12 मंथ के लिए, बी ने इन्वेस्ट किए 8,000 रुपये 10 मंथ के लिए, सी ने इन्वेस्ट किए 12,000 रुपये 6 महीने के लिए। सारी चीज़ें हज़ारों में है, तो मैं सिर्फ ऐसे लिख दूंगा, 7,000 12 महीने के लिए, 8,000 10 महीने के लिए, और 12,000 6 महीने के लिए। और साल के एंड में प्रॉफिट इनका बांटा गया। ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, तो उसको 20% प्रॉफिट का मिल रहा है, एज ए उसकी तनख्वाह मान लो। तो प्रॉफिट आएगा, 20% देंगे ए को, फिर जो बाकी का 80% है उसको ये तीनों बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, जिस रेशियो में इनके टाइम और इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। एक बार इसको सोल्व करें। ये सारे किससे कट रहे हैं भाई, ऐसे तो कट नहीं रहे, 4 से कट रहे हैं। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, अभी भी कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। तो 7 3 21, 10 दूनी 20, 6 3 18। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो प्रॉफिट का 80% हिस्सा इस रेशियो में बटेगा, और 20% हिस्सा प्रॉफिट का डायरेक्टली ए के पास जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जो भी प्रॉफिट है 20% यानी कि 1/5, 5 में से 1, उसका एक हिस्सा तो ए के पास डायरेक्टली जाएगा, ये ए है ना, और जो 4 हिस्से हैं वो इस रेशियो में बटेंगे। तो आप इस 4 को इस रेशियो में बांट सकते हो। कई तरीके हैं इनको करने के, बट वो काम हमने कब करना है, जब उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा हो, इसका जो हिस्सा है, इसका जो हिस्सा है, उसमें फ़र्क कितना है, इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा, उसमें सम कितना है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ पूछे। अगर उसने सिंपल चीज़ पूछ रखी है ना, क्या सिंपल चीज़,
कि टोटल प्रॉफिट इतना था, तो सी का प्रॉफिट बताओ, बी का प्रॉफिट बताओ, ए का प्रॉफिट बताओ, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो कि टोटल प्रॉफिट इतना था, उसने हमसे पूछा है सी का प्रॉफिट, तो टोटल जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 20% किसके पास चला जाएगा, ए के पास, तो बचेगा कितना 80%, यानी कि बच गया 4/5 80%। अब ये जो भी 80% है उसमें से सी को मिलेंगे 18 और टोटल कितना है 59, इन तीनों का सम करोगे 18/59 इसको मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे सीधा उत्तर। तो हमें रेशियो मर्ज करने की जरूरत नहीं है अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कई क्वेश्चन में रेशियो मर्ज करने की जरूरत पड़ जाती है, तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ब्रदर, आगे बढ़ जाऊं। रत्नेश, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपकी 18 का मल्टीपल है, अगर आपको दिख जाए और फिर थोड़ा सा नज़र मार के कि चीज़ें फ्रैक्शन में हाँ नहीं आ रही हैं फिर आप कर सकते हो, बट मुझे पता है कि एग्जाम में ऐसा बहुत रेयर ही होगा कि किसी एक क्वेश्चन के अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है। रत्नेश एंड विनीत वर्कड ऑन ऑल्टरनेट डेज, इन्होंने ऑल्टरनेट डेज पर काम किया। स्टार्टिंग विद रत्नेश, रत्नेश से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रत्नेश से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रत्नेश काम करेगा फिर विनीत काम, क्या नाम है विनीत, फिर रत्नेश फिर विनीत, यानी कि हर 2 दिन के अंदर पहले रत्नेश फिर विनीत, फिर रत्नेश फिर विनीत। अगर कभी भी ओड नंबर ऑफ डेज आए, ओड नंबर ऑफ डेज आए, बिकॉज पहले दिन रत्नेश कर रहा है तो रत्नेश को पहले मौका मिल रहा है, या तो ओड नंबर ऑफ डेज आए, यानी कि कुल मिलाने की बात है मौका मिल रहा है रत्नेश को पहले एक दिन काम करने का, चाहे आधा दिन एक्स्ट्रा आए। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 दिन थे तो आप सिंपली बोलोगे 5 रत्नेश के 5 विनीत के, है ना, 5 रत्नेश के 5 विनीत के। अगर 16 दिन थे तो 8 रत्नेश के 8 विनीत के। अगर 17 दिन थे तो आप क्या करते हो, 17 को मन ही मन में देखो, 16 + 1 इवन प्लस समथिंग, इवन को तो बराबर बांट देंगे, 8 रत्नेश के 8 विनीत के, जो एक्स्ट्रा जितना भी बचा उसमें से मौका देंगे पहले रत्नेश को करने का। तो जैसे यहां पर है इतने दिन, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इवन प्लस समथिंग में अपने दिमाग में देखूंगा, तो 54 तो इवन है, तो 54 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। 54 54 का आधा है 27, कि 27 दिन रत्नेश ने किया और 27 दिन विनीत ने किया। अब जो एक्स्ट्रा काम बचा है इस, अब एक दिन रत्नेश को काम करने का मौका मिलेगा, एक पूरा दिन, और ये एक दिन से कम है, यानी कि ये जितना भी टाइम है रत्नेश ने ही काम किया होगा, 3/4 डे और किया है रत्नेश ने काम, ठीक है। अगर यहां पर मैं ऐसे दे देता कि 59 3/8 डेज काम हुआ, तो मैंने आपको क्या बोला है, इवन डेज में बांट लो, 58 + 1 3/8, या तो मन में बांट लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी इवन आया है इसको बराबर बांट दो, 58 का आधा है 29 दिन रत्नेश ने किया और 29 दिन विनीत ने किया, ठीक है जी। अब पहले रत्नेश को मौका दो एक दिन काम करने का, क्योंकि स्टार्टिंग विद रत्नेश, ठीक है। सर रत्नेश ने एक दिन काम कर लिया, ठीक है जी, एक दिन रत्नेश ने कर लिया। अब एक दिन मौका मिलेगा विनीत को, तो एक दिन से कम है सर ये वैल्यू, तो ठीक है, एक दिन तक का टाइम उसको हम देंगे, यानी कि 3/8 एक दिन से कम है, तो 3/8 दिन फिर विनीत काम करेगा। कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका ये वाला, चाहे वो कितने भी दिन दे दे, हम रटेंगे नहीं कि मैं इसका भी एक फॉर्मूला बना के आपको दे दूं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। क्लियर है, ओके जी। अब देखते हैं, उसने बोला ऑल्टरनेट डे काम करेंगे, रत्नेश स्टार्ट करेगा तो इतने दिन में काम खत्म, लेकिन इस काम को रत्नेश अकेला 48 डेज में कर देता, तो टोटल काम पता है कितना है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं तो काम कितना है, 10 मैन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, तो आप ऐसे बोलते हो 150 मैन डेज का काम है। तो काम को मैं रिप्रेजेंट कर दे सकता हूं कि कितने आदमी कितने दिन में करते हैं उसके प्रोडक्ट से, 150 मैन डेज। अगर 20 वी मैन एक काम को 5 दिन में करते हैं तो 20 पंजे 100 वी मैन डेज का काम है। ऐसे ही रत्नेश किसी काम को 48 डेज में करता है, तो 48 × R यानी कि 48 दिन में रत्नेश करता है, ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नंबर ऑफ डेज और काम को करने वाला, ठीक, ओके। तो टोटल काम कितना है, रत्नेश अकेला 48 दिन में करेगा, तो काम इतना है कि 48 दिन तक रत्नेश का जो काम है वो जो टोटल होता है उतना, ठीक है। ये टोटल वर्क है, 48 दिन में रत्नेश कर लेता है। या फिर ऑल्टरनेट इन्होंने ऐसे किया था, तो 54 को मैंने बांट दिया कैसे, 27 और 27, मन ही मन में 27 और 27,
और 3/4 अब मैं दूंगा रत्नेश को, 3/4 रत्नेश को। तो ये रत्नेश है, ये विनीत है। तो या तो 48 दिन रत्नेश से काम करवा लो, या 27 3/4 दिन रत्नेश से और 27 दिन विनीत से। काम ऐसे करवा लो तो भी हो जाएगा, काम ऐसे करवा लो तो भी हो जाएगा। तो रत्नेश को इधर ले आऊँ, ठीक है जी। तो 27 की बजाय 28 घटाऊंगा, फ्रैक्शन में एक बड़ा घटाते हैं, 48 - 28 20, और एक में से 3/4 घटाऊंगा यानी कि 1/4। तो 20 1/4 रत्नेश का काम इक्वल टू 27 दिन का विनीत का काम। तो 20 चौके 80 और 1 81/4, 27 थी 81। तो रत्नेश बटे विनीत इज इक्वल टू 4/3। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है ऐसे। अगर विनीत 3 यूनिट काम करता है तो रत्नेश 4 यूनिट काम करता है। अब उसने क्या बोला है वह कि अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में करेंगे, एक अकेला काम करे तो कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपल बात है, आप टोटल वर्क निकाल सकते हो कि किसी न किसी बंदे ने टोटल वर्क किया होगा। एक बार स्टेटमेंट को देखो कि रत्नेश ने भाई साहब 48 डेज में किया है, तो 48 × 4 ये टोटल वर्क है, क्योंकि ये 4 यूनिट करता है। तो विनीत कितने दिन में करेगा, तो डिवाइडेड बाई 3 यूनिट रोज करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ऑल्टरनेट नहीं, मिलके। तो 4 और 3 7, रोज 7 यूनिट करेंगे तो कितने दिन में होगा। तो दिस इज योर आंसर, 16 चौके 64। क्लियर है। या फिर सिंपली आप यहां पर ऐसे भी कर सकते थे, अगर ध्यान में आ जाए तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या होगा, उल्टा। क्योंकि उसने एक के दिन दिए हैं, दूसरे के पूछे हैं। उसने बोला रत्नेश 48 दिन में करता है, तो 3 का 16 गुना 48, तो 4 का 16 गुना 64। दिल करे वैसे कर लो, आगे बढ़ जाओ। तो मैं सिर्फ मैथ के सॉल्यूशन में 1 घंटा ले रहा हूँ, क्यों, वैल्यू एडिशन हो। ऐसे ही जितना टाइम मैं आपके साथ बिताऊँ, आप डबल स्पीड पे करके चीज़ों को देख लो, अगर आपका दिल कर रहा है तो। बट कुछ ना कुछ सीखो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। जेन्युइन एस्पिरेंट को मजा आएगा इसमें। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये आप इजीली कर सकते हो भाई। सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a² इज इक्वल टू 1728। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि 12 × 12 × 12, 12 का क्यूब है ये, तो 6 दूनी 12। अब a की वैल्यू हो जाएगी, 2 12 हैं तो 1 12 और √2, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा जी a क्यूब का मतलब 12 का क्यूब 1728, √2 का क्यूब 2√2, तो 3456 √2। ठीक है, आगे बढ़े। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीजेज बाई दिस परसेंटेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर। ऐसे 5 10 15% घटा। वट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स इफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग, पहले 8000 थी तो 3 बार इतने परसेंट घट के क्या रही, पहले 8000 थी, 5% घटा दी यानी कि 95/100 कर दी, या 19/20 कर लो, ठीक है, आपका दिल करे वैसे कर लो। 10% घटा दी, 9/10 गुणा हो गई, 15% घटा दी, 85/100 कर लो, या 17/20 कर लो, ठीक है। 1 2 3 0 से 3 0 गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 गया। कोई भी डेसिमल नहीं है, यूनिट डिजिट यूज कर दो भाई। डेसिमल वेसिमल कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेशन का कोई सीन ही नहीं है इसमें। तो उन्होंने में क्या सी 1 1 7 1 × 7 7 7 दूनी 14, 4 यूनिट डिजिट आएगा, कर दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। और एक और बात, हाँ तब मैं उस क्वेश्चन में एक बात बताना चाह रहा था, मैं भूल गया, चलो याद आ गई। जैसे यहाँ पर, क्योंकि आपके मन में डाउट आ सकता है, इस क्वेश्चन में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो भैया 19/20 की जगह 95/100। कई बच्चों को ऐसे डाउट आ जाएगा, मुझे पता है। और 85/100, तो आप बोलो सर 3 0 से 3 0 कट गई, अब भी 2 0 बची हैं, ये तो 2 के बाद आएगा। तो मैं उस क्वेश्चन में भी ये बात बताना चाह रहा था इसके अंदर, कि कई बार क्या होता है 2 0 में खाम का दिख रही होती हैं, ऊपर अपने पास एक 25 अवेलेबल होता है, 25 यानी कि 2 बार 5, और एक 4 अवेलेबल होता है, जैसे कि यहाँ पर है। तब मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि यहाँ पर एक 5 अवेलेबल है, यहाँ पर एक 5 अवेलेबल है, और देखो 4 यहाँ पर अवेलेबल है। तो 5 से मैंने ये काटा, 5 से मैंने ये काटा 19, और एक 4 आते, तो एक 100 गया ना। तो एक्चुअल में 2 के बाद ये डेसिमल, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि फिर आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ 2 के बाद है। तो अब आपको जो भी डिजिट सम वगैरह जो भी यूज करना आप कर सकते हो। थैंक गॉड मेरे को याद आ गया, नहीं तो कई बच्चे हैं ना जान खा जाते हैं, अरे सर आपने ये मिस कर दिया, ये है वो है, तो हो जाती हैं भाई चीज़ें मिस, हमारे दिमाग में होता है तो भी हो जाती हैं, क्योंकि मल्टीपल वेज में आपको दिखाना चाह रहा होता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पता कैसे करने होते हैं, वो एलिमिनेशन से करने बेस्ट होते हैं, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, आप ऐसे देख लो कि ये वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल्स, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके इक्वल डायगोनल्स हैं एंड इक्वल ऑपोजिट साइड्स इज ऑलवेज है, वो हमेशा क्या होती है, हमेशा होती है वो। देखते हैं क्या वो हमेशा एक ट्रेपेजियम होगी, है यानी कि एक ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल इक्वल हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, डायगोनल तो इक्वल आइसोस्केलस ट्रेपेजियम की, ठीक है। तो क्या इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, देखो ये वाली तो इक्वल हो सकती हैं बट ये तो इक्वल नहीं होती, सर ये भी तो हो सकती है, अगर ये इक्वल कर दी तो ये क्या बन जाएगा, तो ये एक वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल ही बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी इक्वल है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम की। डायगोनल इक्वल कब होते हैं, जब आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो, जब इसके दोनों इक्वल हो, ये तो इक्वल है ही, आपने ये भी इक्वल कर दी तो एक रेक्टेंगल बन गया। एक ट्रेपेजियम में हमेशा ऐसा होता है, मतलब जब भी ऐसा हो क्या वो हमेशा ट्रेपेजियम बनेगा, नहीं। क्या वो हमेशा रोम्बस बनेगा, रोम्बस के तो डायगोनली इक्वल नहीं होते, एक बड़ा होता है एक छोटा, हटाओ। काइट, काइट के भी डायगोनल इक्वल नहीं होते भाई साहब, एक ये होता है और एक ये बड़ा होता है, ठीक है। और क्या इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, नहीं, ये दोनों इक्वल होती हैं और ये दोनों इक्वल होती है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे वे से करवाऊँ इस क्वेश्चन को, देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो अपने पैरेललोग्राम्स हैं उनके अंदर कुछ रूल्स लागू होते हैं, साइड्स के ऊपर और डायगोनल्स के ऊपर। अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हैं तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, और सारी साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो उसके डायगोनल इक्वल होंगे। तो आपको ये लगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के इक्वल डायगोनल है, अगर डायगोनल इक्वल हैं तो साइड्स परपेंडिकुलर होंगी, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए, अच्छा डायगोनल इक्वल है तो साइड्स परपेंडिकुलर, तो दो तरह के पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो दो तरह के, डायगोनल्स तभी इक्वल होंगे जब साइड्स परपेंडिकुलर होंगी। पैरेललोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारी क्वाड्रिलेटरल्स की नहीं, पैरेललोग्राम्स में से अगर उत्तर है तो ये दो तरह के पैरेललोग्राम इस पर तो क्वालिफाई कर रहे हैं। एंड ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल, तो ऑपोजिट साइड इसमें भी इक्वल है, बल्कि इसमें तो चारों ही इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। तो अपनी इस कंडीशन में स्क्वायर भी सेट हो रहा है, रेक्टेंगल भी सेट हो रही है। स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है तो रेक्टेंगल तो सेट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ूँ, 3 नंबर इस रेशियो में है भाई और एलसीएम इतना है, तो 3 नंबर इस रेशियो में है, तो मैंने मान लिया इनका एचसीएफ जो है वो एच है, तो ये तीनों नंबर हो जाएंगे 5H 7H एंड 9H, और उसने बताया इनका एलसीएम इतना है, तो और H के बाद कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 7 और 9 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो उसने बोला एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होएगा 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू एच, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी ना एलसीएम की, दैट इज इक्वल टू 1260। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो इजीली बता देंगे भाई, 9 से जाएगा भाई 14 पर, ठीक है, तो और 7 से जाएगा 2 पर, 2 और 0 यानी कि 20 है टोटल, 5 चौके 20, एच इज इक्वल टू 4, छोटे और बड़े के बीच में जो फर्क है वो 4H का है, तो 4 चौके 16 का है। क्लियर है, 30 के 30 क्वेश्चन अपने हो गए। तो एक तो नंबर 1 आपने भाई फीडबैक देना है, मैं इसके अंदर कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ या सब कुछ मस्त आपको लगा, आपको कैसा लगा, कमेंट के अंदर ये बात आप मेरे तक पहुँचा दो, ठीक है। जब आप मेरे तक चीज़ें पहुँचाओगे, एक तो अपनी कम्युनिकेशन हो जाएगी 2 वे, अब तक तो सिर्फ मैं ही बोल रहा था, है, और इम्प्रूवमेंट का कुछ स्कोप होगा तो वो हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, टेक केयर।